उसको हम लोग बोलते हैं आपदा। तो हम लोग देखें कि आपदा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राकृतिक और मानवीय। अब प्राकृतिक आपदा क्या है? बेसिक सा सवाल बनता है सीटेट में, कहेगा दिए गए कथन में से प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है भूकंप, प्रकृति लाएगी, सुनामी। अब यहाँ पे 2 तरीके का बात बनता है कि भूकंप क्या है और सुनामी क्या है। जमीन यानी सूखे पे आता है तबाही तो उसको बोलते हैं भूकंप। जैसे जमीन पर आई हुई तबाही को कहते हैं भूकंप। चाहे जमीन का सरकना, जमीन का फटना, जमीन का घिसकना, ये भूकंप के उदाहरण है। लेकिन यही चीज अगर पानी में हो तो वो सुनामी हो जाएगा। यानी प्राकृतिक आपदा कितने तरीके का? 2 तरीके का। एक क्या? प्राकृतिक, दूसरा क्या? मानव निर्मित। प्राकृतिक कितने तरीके का आपदा हो सकता है? 2 तरीके का, या तो जमीन में आएगा या तो पानी में आएगा। प्राकृतिक आपदा आसमान में कैसे आएगा? बादल का फट जाना, ये हो जाएगा ना, वहां से भी तो आपदा आ सकती है। तो जमीन यानी सूखे भाग पर आए आपदा को कहते हैं भूकंप, और पानी में आए हुए आपदा को कहते हैं सुनामी। तो सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा का एक रूप है जो पानी के अंदर आता है। समुद्रों में आई हुई तबाही को किस रूप में देख सकते हैं? सुनामी के रूप में। और यही अगर जमीन पे आए तो क्या बोलेंगे उसको? मानव निर्मित भी तो लाएगा ना तबाही, वो भी आपदा ला सकता है। जैसे बम विस्फोट, खुदाई, या जमीन के अंदर इतनी गहरी खुदाई कर दी है जिससे जमीन क्या हो गई? कंपन हो गई। पहाड़ जमीन का पाया है। हम अपने खनिज संसाधन के लिए अपने लालच में जमीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्राकृतिक बदलाव यानी प्राकृतिक परिवेश में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे क्या हो रही है? आपदा की स्थिति हो रही है। तो आपदा कितने तरीके का? 2 तरीके का, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। जमीन पे आता है तो भूकंप, समुद्रों में आया तो सुनामी। जैसे ये जमीन पे आया, जमीन फाड़ दिया, क्या कहलाया? भूकंप। तो समझ आया कि जमीन पे आई हुई तबाही को कहते हैं भूकंप, और समुद्रों में आई हुई तबाही को कहते हैं सुनामी। चलो आगे। अब यहाँ पे अगला सवाल यहां से बनता है कि जब भूकंप आया तो कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे, इसका अध्ययन क्या होता है? भूकंप लाया कौन, इसके लिए तो जिम्मेदार होता है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बन के आता है जो हाईलाइट किया है, भूकंप को मापने के लिए भूकंप मापी, वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी, आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी। तो भूकंप को किससे मापते हैं? भूकंप मापी से। और ये भूकंप मापी को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब भूकंप को मापने के लिए सामान्य रूप से हम लोग 3 चीजों का यूज करते हैं। एक को बोलते हैं रिएक्टर स्केल, दूसरे को बोलते हैं मर्कली पैमाना, और तीसरे को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। पहला, भूकंप कितने तरीके के? 2। कि आपदा 2 तरीके के। तो आपदा कितने तरीके के? 2 तरीके के। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में अगर जमीन पे आया तो भूकंप, पानी में आया तो सुनामी, बम का फूटना, पहाड़ का, तो ये जो इंसान कर सकता है ये हो गया मानव निर्मित। भूकंप मापी को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। पानी में आता है सुनामी, इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। अब क्या हो गया कि ज्वालामुखी फट गया समुद्रों में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में, इसलिए प्रशांत महासागर बड़ा होने के बावजूद भी हम सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग के लिए अटलांटिक महासागर को यूज करते हैं। बड़ा होना अच्छाई का उदाहरण नहीं है ना। तो समुद्रों में भी ज्वालामुखी फूटता है, उससे भी भूकंप आ जाएगा। या तो समुद्रों में ज्वार भाटा यानी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी, उससे भी हो जाएगा ना। हजारों कारण है। ज्वालामुखी बोलते हैं, अभी दिखाएंगे ना, जमीन के अंदर फूट के जमीन की गर्मी बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? एक पेपर है, और ये एकदम जीरो बैलेंस पे यानी जीरो ग्रेविटी पे काम करता है। अगर थोड़ा सा भी भूकंप आएगा ना तो ये हिलेगा ही हिलेगा। जैसे हवा में लटका हुआ पेंडुलम, घड़ी के अंदर घूमने वाला, तो ये पेंडुलम फ्री काम करता है, आराम से घूमेगा। ये सेम है, अगर थोड़ा सा भी भूकंप आएगा तो ये ग्राफ बनाएगा। अब ये ग्राफ कैसे बनाएगा? जैसे हार्ड ग्राफ बनाता है ये ऐसे, और अगर ये ज्यादा बना दिया तो इसका मतलब है कि ज्यादा भूकंप तीव्र आया, कम बनाया तो कम आया, और ये ग्राफ के रूप में काम करता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। 2 तरीका और है जिसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल और मर्कली पैमाना। तो सिस्मोग्राफ क्या है? बहुत इजी है, एक मशीन लगा हुआ है जो भूकंप आते ही डिटेक्ट कर ले। लेकिन मर्कली पैमाना ये क्या करता है, या रिएक्टर स्केल, इसको बोलते हैं कि वास्तविक जांच। भूकंप की वास्तविक जांच करने के लिए व्यक्तिगत को व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर पहुंचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन बोलते हैं ना, कि अगर हम स्पॉट पे डायरेक्ट जाते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, तो ये होगा मर्कली पैमाना। और रिएक्टर स्केल में, जिसमें जान का जोखिम है, खर्च भी ज़्यादा है, और इसमें आराम से ग्राफ बनाया उस ग्राफ के हिसाब से।
तो भूकंप मापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? भूकंप मापी। और भूकंप मापी के उदाहरण हैं रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना, सिस्मोग्राफ। अब दिया रहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूकंप मापी के उदाहरण हैं। अब नीचे दिया रहेगा रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, मरकली पैमाना, तो आंसर क्या चला जाएगा? ए बी सी। तीनों हो गया ना? तीनों। तो हम लोग ये देखें कि भूकंप जिससे मापते हैं उसको बोलते हैं भूकंप मापी, और भूकंप मापी हो गए 3, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। तो यहां देखो भूकंप मापी में ये है रिएक्टर, कि भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। यह संबंधित और अपरिचित रिएक्टर जो रिएक्ट करता है, जो परिणाम रिएक्टर स्केल पे, मरकली पैमाने पर भी इसका आकलन किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप आना मतलब जमीन को हिलाना, जमीन पे जवाब डालना, जमीन को फाड़ देना या तोड़ देना, ऐसी क्रिया कहलाती है भूकंप। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि आखिर भूकंप आया तो पता कैसे चला ये रिएक्टर स्केल में। तो जब धरती पर भूकंप आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर, जहाँ पे धरती बहुत बड़ी है। मान लेते हैं कि धरती के इस क्षेत्र में भूकंप आया और यहाँ निकला बाहर, बहुत तेजी से गूं निकली और बाहर जाके दूसरे जगह पे धरती हिलाई। तो जहां पे भूकंप आता है उसको बोलते हैं केंद्र। धरती के अंदर जहां भूकंप आता है उसको बोलते हैं केंद्र, और धरती के ऊपर सबसे पहले जहां तबाही लाती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो भूकंप मापने की कितनी मशीन है? 3, जिसको क्या बोलते हैं? भूकंप मापी। और 3 कौन कौन हो गया? सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। जमीन की गहराई में जहां भूकंप आता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, और जहां सबसे पहले पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। मिसाल के लिए कि नेपाल में आया भूकंप बिहार में तबाही ला देता है, नेपाल में पता ही नहीं चला क्योंकि जमीन की गहराई 6400 किलोमीटर है। कहाँ निकलेगा? जैसे इंसान का हर अंग एक समान नहीं है, उंगली पतला है, जांग मोटा है, वैसे आराम से आदमी मरता नहीं है बीमार होने के बाद भी। अब कोई बात नहीं, यहाँ देखो दो अब यहाँ देखो आदमी इतना आसान नहीं है कि मर जाए, ठीक है? मरना अंतिम क्रिया है, मर जाओगे तो भी क्या हुआ, धरती पर कोई दिक्कत है। इसीलिए जब तक जिंदा हो तब तक संघर्ष है। यहाँ देखो जमीन के अंदर जिस स्थान पे भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र, और जहां पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। जमीन पर जहां भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र, और जहां पता लगता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप को मापने की कितनी मशीन है? 3, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। भूकंप 2 तरीके का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। यही है ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बाद में के ऊपर बकवास। भूकंप का या भूकंप की उत्पत्ति स्थल को केंद्र, और जहां पता लगता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। जमीन की गहराई में भूकंप कहीं और आया होगा, अब भूकंप की जमीन की गहराई में ही क्यों आया, ये भी तो बात हो सकती है ना। तो भूकंप जमीन की ऊंचाई पर भी आ सकता है। मान लो 100 मंजिला इमारत एकाएक जमीन पर गिर गया, जमीन पर कंपन हुआ, उससे भी भूकंप आ सकता है। तो जमीन के अंदर भी भूकंप आ सकता है, जमीन के ऊपर भी भूकंप आ सकता है, लेकिन जमीन के अंदर जहां भूकंप का पता चलता है उसको केंद्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं। अच्छा कर दो बंद, कर दो, डिस्टर्ब होता है, ठीक, छोड़ो, थोड़ा देर देखो ये चैप्टर को खींचते हैं। जमीन के अंदर अगर भूकंप जहां आया उसको बोलते हैं केंद्र, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, और जहां पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। लेकिन ये फिनोमिना जब जमीन के कोर, जमीन की जो पहिया है, यानी एक गाड़ी को चलाने के लिए देखना, एक मोटर के साथ अनेक सारे मोटर अंदर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को घुमाता है। वैसे धरती भी घूम रही है, 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। धरती के अंदर भी इसी तरीके का है। हम आपको पढ़ाए थे कोर, जो जमीन की आंतरिक संरचना है उसको बोलते हैं नीफे, जो निकेल और आयरन से बना हुआ है, और उसको अंदर के संरचना को बोलते हैं कोर, और सबसे कम भाग है पृथ्वी का निचला वाला भाग। तो जमीन के अंदर अगर आपस में प्लेट टकराया, जैसे टेथिस सागर था हिमालय पहले, अब हिमालय बन गया। जैसे आप क्या हो कि आपके शरीर में अगर एक दाना हो गया, उसको दबा के निकाल दोगे ना तो वो दाना गड्ढा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उससे माल मटेरियल निकल गया तब वो गाढ़ा ही होगा ना। इसीलिए दाना को नोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ में जितना मांस है तो लिमिटेड है, तुम दाब के निकाल दिए, अब ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, घट गया ना वहाँ का मांस। तो वैसे ही जमीन के ऊपर निकला हुआ पर्वत अगर हटा दिया जाए तो नीचे खोखला ही होगा ना। निकला कहाँ से? नीचे से। किसी को गुरा हो गया तो जितना बड़ा गुरा उतना गड्ढा दाग,
क्योंकि उतना मटेरियल निकल गया ना। तो इसीलिए ज़मीन के अंदर की जो संरचनाएं हैं, ये जो भूकंप या अलग अलग चीज़ों में लेके आती है, ये पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है बच्चों को, क्योंकि ये तो संसाधन भले ही है, लेकिन ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। हम पर्वतों को तोड़ते जा रहे हैं कोयला के लिए, पर अगर वो पर्वत टूट गया तो ज़मीन क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, पकड़ कमज़ोर होगी, भूकंप ज़्यादा आएगा। इसीलिए इस भूकंप के टॉपिक में हम लोग वो पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि रिएक्टर पैमाना, ये स्केल कैसे काम करता है। ये स्केल है जैसे थर्मामीटर बुखार नापने वाला होता है ना, 0 1 2 3 4 5 9, वैसे ये स्केल है, थर्मामीटर स्केल है, वैसे ये भी स्केल है। इसमें भी कुछ अंक अंकित होते हैं। अगर ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, अगर ये 6 7 या 7 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना आप कि सबसे ज़्यादा भूकंप तबाही तब लाएगा जब वो 6 7 या उससे ज़्यादा हो। एक ही पॉइंट याद रखना है। बैक करते हैं रिकॉल कि भूकंप कितने तरीके के, 2 तरीके, एक है प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्रकृति लाई, जमीन पे आया भूकंप, पानी में आया सुनामी। भूकंप को मापने वाले को कहते हैं भूकंप मापी। ये 3 प्रकार के होते हैं, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में ग्राफ होता है, मरकली पैमाना या रिएक्टर स्केल में स्केल होते हैं, कुछ अंक अंकित किए होते हैं। 6 7 या उससे ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा भूकंप के चांसेस हैं। जमीन की जिस सतह पर भूकंप का पता लगता है उसको केंद्र जहां निकलता है, और जहां पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या केंद्र अधिकेंद्र भूकंप के हमेशा एक समान होंगे? क्या नहीं होंगे। कहीं भूकंप निकला सीधा जमीन पर आ गया, कहीं भूकंप निकला वहां की जमीन ठोस थी, साइड से निकल गया। इसीलिए भूकंप के केंद्र अधिकेंद्र समान भी हो सकते हैं या चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं की जमीन पतली है, कहीं की मोटी है। कहीं आप बोरिंग कराओगे नहीं होगा, पत्थर निकल जाएगा, कहीं आराम से हो जाएगा। क्या जाने कि जमीन की संरचना कैसी है। इसलिए इससे क्या होता है कि भूकंप कहीं तेज कहीं कम आता है। 6 से 7 या उससे ज़्यादा अगर हो भूकंप तो भूकंप प्रभावी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिस्मोग्राफ के अध्ययन को कहते हैं, सिस्मोग्राफ से आया हुआ डाटा, सामान्य रूप से हम लोग सिस्मोग्राफ के डाटा को ही मान्य करते हैं, क्योंकि भूकंप टक से आया टक से निकल गया। इतना हाई लेवल भूकंप को ये आसानी से डिटेक्ट कर पाता है। जैसे ये हमारा क्या है, आँख है भूकंप का। तो भूकंप के लिए जो केंद्र बनाए जाते हैं या जो मशीन स्थापित की जाती है, सबसे अत्याधुनिक मशीन है सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापी का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। यानी कि जो आदमी इस मशीन का अध्ययन करता है उस अध्ययनकर्ता को लॉजी लगा देते हैं, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी। तो यहाँ लग गया क्या, सिस्मोलॉजी। तो भूकंप मापी के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, या भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और इससे बने हुए ग्राफ को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ऐसे ही पेपर लगा हुआ होता है। हाँ, इसीलिए तो लगाए हैं ना, कब आ जाएगा ये तो बताएगा। हम लोग सोए रह जाएंगे, 1 लाख आबादी खत्म हो गई, कैसे पता चलेगा। कम से कम ये टूटे फूटा रहेगा, कुछ तो अक्षर रहेगा, कुछ तो ग्राफ रहेगा। इसीलिए हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से सोता नहीं है हमारी तरह। हम तो सो जाएंगे, स्केल बैग में रहेगा, लेकिन ये तो हिलता डोलता रहेगा ना। इसलिए परफेक्ट है, हम हर क्षेत्र में सामान्य रूप से सिस्मोग्राफ को लगाते हैं। केंद्र पता चलता है कि हम लोग पता करते हैं कि ये भूकंप का ओरिजिन कहाँ से है। जो अध्ययन करता है वो वहाँ तक पहुँचता है ना, कि आखिर हमारा ये जो भूकंप है ये भागलपुर तक आके ख़त्म क्यों हो गया। इसका मतलब है कि ये बांका में आया होगा, पटना में आया होगा। वो लोग उसके रफ्तार, डिस्टेंस, प्रकृति के आधार पर अध्ययन का अंदाज़ा लगाता है और वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करता है। और हमारे पास अत्याधुनिक ऐसे ऐसे मशीन है कि हम लोग चांद पर चले गए, तो संभव है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता हो। क्या आगे चलते। अब देखो, ये जो भूकंप आता है ना, इसमें 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तरंग क्या है, तरंग है ऊर्जा। हमारी इस धरती में जो भी चीज़ें हैं वो है ऊर्जा। यहाँ पे सवाल फंसता है कि तरंग 3 प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं PSL। और एक सैटेलाइट व्हीकल है जो अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट को लेके जाती है, उसका नाम है PSLV। तो बच्चा यहाँ पे गड़बड़ी कर देता है, कहता है निम्नलिखित में से, यहाँ पे दिए गए में से ये जो तरंगे हैं ये भूकंप तरंगे नहीं है, तो भी दिया रहेगा तो भी नहीं होगा। बच्चा रट लेता है PSLV व्हीकल है जिसमें हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, लेकिन तरंगे क्या हैं, PSL। तो जब भी देता है ना भी डाल देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंजिंग। ये 11-10 के जगह पे सवाल आता था, 2016 के बाद नहीं आया। कभी कभार अटपटे सवाल आ जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। दूसरा देखो, ये है अगला सवाल कि ये जब भूकंप आता है, ये सारे भूकंप, तो ये भूकंप को हम क्यों पढ़ें, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होगा कि हम तैयारी कर सकें कि आने वाले भूकंप से हम कैसे बचा सके अपने क्षेत्र को। इसीलिए तो हम भूकंप का अध्ययन करते हैं ना, कि फिर से तबाही ना हो। तो PSLV, इसमें सबसे खतरनाक वेब है L।
अब एल कैसे खतरनाक है? एल ऐसे चलती है, मतलब धरती को धड़का देती है। सबसे ज्यादा घर गिरता है एल तरंगों में, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी और L फॉर लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे ज्यादा धरती पर तबाही लाने वाली कौन सी तरंगे हैं? एल तरंगे। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर क्या चलती है? जिग जैग पाथ में चलती है, और ये लोग स्ट्रेट चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है, छोटा छोटा रेखा बनाती है, सो दुकुरगू चली जाती है। लेकिन एल तरंगे क्या करती है? धरती को उठाती बैठाती हुई जाती है, और यही धरती को फाड़ देती है, तोड़ देती है। घर गिराने या धरती पर सबसे ज्यादा तबाही लाने के लिए जाना जाता है एल तरंग। अब यहां से सवाल बना है, सेम सवाल ऑप्शन समेत, कि 2001 का गुजरात भूकंप, जिसे भूज भूकंप के नाम से जाना जाता है, तो भूज कहां है? गुजरात में। 26 जनवरी 2001 सेम डेट के साथ, 26 जनवरी 2001 को भारत का 51वां गणतंत्र दिवस था, और उसी दिन देश में इतनी बड़ी तबाही आई 8:46 और ये 2 मिनट तक रहा, और गुजरात में ये उस क्षेत्र का आया हुआ सबसे बड़ा भूकंप था। अब यहाँ पे ये चीज तो पता चल गया होगा ना, गुजरात में आया भूकंप यानी जमीन पे आया होगा कि पानी में? जमीन पे आया होगा ना। तो गुजरात का सबसे बड़ा स्थलीय भूकंप कब आया? 26 जनवरी 2001 भूज गुजरात। डेट टाइम समेत पूछ देता है। इसमें कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है जिसमें डेट टाइम समेत पूछता है, जैसे बहीदा प्रिज्म में पढ़ाएंगे, तो उन सब में भी क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट पूछता है। तो ये एग्जैक्ट हो गया कि 2001 का भूज गुजरात का भूकंप 26 जनवरी 2001 को 51वें गणतंत्र दिवस पर 8:46 में आया, 2 मिनट तक धरती पर तबाही मचाया था, और ये सबसे बड़ा भूकंप था। दूसरा क्वेश्चन आता है सुनामी से। 2004 के हिंद महासागर के भूकंप और सुनामी, भूकंप मतलब जमीन पर भी आया और पानी में भी आया, जिसे बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समुदाय सुमात्रा और अंडमान, सुमात्रा जावा अंडमान हमारा द्वीप है, ये हमारे पड़ता है इस वाले रीजन में 6 डिग्री 4 मिनट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के पास। यहाँ पे 2 सवाल हुआ, आपको ज़्यादा नहीं उजराना है, अभी हम रिकॉल कराते हैं, फीता चढ़ जाएगा। भूकंप कितने तरीके का? 2, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति लेके आई, जमीन पे आया तो भूकंप, पानी में आया तो सुनामी। भूकंप को मापते हैं, भूकंप मापी ये है 3 प्रकार का, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। सिस्मोग्राफ में ग्राफ बनता है, रिएक्टर स्केल में स्केल बनता है। उस स्केल में अगर 6, 7 या इससे ज़्यादा भूकंप रहा तो भूकंप विनाशकारी होगा। जहाँ भूकंप आता है उसको बोलते हैं केंद्र, जहाँ पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। सबसे बड़ा भूकंप धरती पर अगर स्थलीय भाग में आया तो भूज गुजरात 2001, और सबसे बड़ा अगर सुनामी आया तो 2004 सुमात्रा। इंडिया की बात करें, अपने वाले रीजन में इतनी बड़ी तबाही हुई कि सरकार आपातकालीन घोषणा कर दी, बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ा सुनामी 2004 आया कहाँ? हिंद महासागर। आपको पता होगा हिंद महासागर कहाँ है? नीचे वाले क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में। और हमारे जो भूकंप की तरंगे हैं कितने हैं? 3, PSL। सबसे ज्यादा विनाश कौन लाती है? एल तरंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद हुआ? अब आगे है मृत सागर। मृत सागर में आदमी, जौ और हेलो। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? पानी का घनत्व बढ़ जाना। पानी का घनत्व बढ़ गया, अगर नमक मिलाए तो पानी मोटा हुआ ना, इसलिए अंडा हेल गया। अगर उसमें क्या किए, किरासन मिला देते तब पानी का घनत्व और कम हो जाता। मच्छर जैसा हल्का फुल्का आदमी डूब गया, आदमी नहीं, मच्छर जैसा कीड़ा, मच्छर जैसा कीट, मच्छर जैसा हल्का फुल्का कीट डूब गया, लेकिन अंडा हेलने लगा। फिनोमेना समझ आया ना? केरोसिन तेल डालने से इसका घनत्व कम हो जाता है, नमक मिलाने से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 300 ग्राम नमक घुला हुआ होता है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं 38 PPT 380, या सामान्य रूप से 300। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, सागर क्या है? खारा, इसीलिए 97.5% भाग में खारा पानी है। यही पढ़ाए थे। ढाई में मीठा है, 1% से भी कम ग्राउंड वाटर पे है, जिसमें हमारी निर्भरता है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। इसका मतलब क्या है? पानी ज्यादा मोटा है। अब देखो, इस सागर में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें कोई डूबता नहीं है। जब क्वेश्चन सेट करेंगे हमको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। हाँ बोलो ना।
क्या? अरे आदमी इसलिए नहीं डूबता है, पानी मोटान हो गया। देखो इसलिए हम लोग कहते हैं कठोर पानी और सॉफ्ट पानी। तो जितना ज़्यादा फिल्टर होता है उतना सॉफ्ट होता है, और जितना खारा होता है उतना मोटा होता है। चापाकल का पानी पीते हो घोटा नहीं जाता, लेकिन फिल्टर वाला पानी देखते हो गला से उतर जाता है, पता नहीं चलता है, मन को ठंडक नहीं दे पाता, ढेर खिंचा जाता है, 4 गिलास 5 गिलास, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता, इतना पतला होता है। तो जितना नमक मिला होगा उतना मोटा न होगा। तो ये अपने घनत्व के कारण। तो अब यहाँ पे कहता है कि एक मोटा आदमी पानी में तैरता है, पानी के घनत्व की, मोटा अपने घनत्व के कारण, दोनों के कारण। हाथ पैर फैला दोगे तो भी नहीं डूबोगे, या फिर पानी अगर मोटा है तो भी नहीं डूबोगे। देखोगे आप क्या करो कि एकदम हाथ पैर छितरा दो, देखना नहीं डूबोगे जल्दी, घनत्व बढ़ जाता। अरे काम डूबेगा यार। यहाँ देखो तरुण भारत संघ, यहाँ एक सवाल एक बार रिकॉल कराते हैं। भूकंप कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जमीन में आया तो भूकंप, पानी में आया तो सुनामी। पानी में सबसे बड़ा भूकंप कब आया? 2004 सुमात्रा। धरती पे सबसे बड़ा भूकंप कब आया? 2001 भुज गुजरात। भूकंप कितने प्रकार के? पी तरंगे 3, PSL भी, बी नहीं होगा, PSL। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन? L। भूकंप मापी कितने हैं? 3। रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, मरकली पैमाना। हो गया। फिर उसके बाद पढ़ा है मृत सागर। मृत सागर मृत है क्योंकि नमक ज्यादा है। मृत सागर को मृत बोलते हैं क्योंकि इसमें जिंदा चीज कुछ नहीं है। इतना ज्यादा खारा है कि कोई इसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। कम खारा हो तो मछली होती है, इतना खारी है कि मछली भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं मृत सागर। क्या मृत सागर के बारे में दिए गए सही कथन में से सही कथन सुनिए। पहला दिया रहेगा कि मृत सागर में अत्यधिक नमक है, सही। मृत सागर का घनत्व नमक के कारण अधिक होता है, इसमें सिर्फ नमक वाली मछली पाई जाती है। फिर कहोगे हाँ नमक वाली तो मछली पाई जाएगी, बस खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मृत सागर, यानी सारी चीज। हाँ मछली कहाँ से पाया जाएगा जी? मैं तो उसका मृत सागर नाम रहता, उसका तो मछली सागर नाम रहता। तो मतलब वो मृत है, मृत है, इसीलिए हम लोग यमुना को मृत घोषित कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मृत सागर। ये चीजें ख्याल रखें। अरे मछली में नमक इसलिए मिलाते हैं, हम तो बताएं ना आपको, चीनी मिला देते हैं, मुरब्बा मिला देते हैं। बैक्टीरिया को ना ढेर मीठा ना तीता पसंद है, इसीलिए अचार खराब नहीं होता, मुरब्बा खराब नहीं होता। बैक्टीरिया कहती है अब कैसे खाएंगे, इतना मीठा लो तुम ही खाओ। तो बेचा या तो फ्रिज में रखते हैं, इतना ठंडा आदमी का दांत सलसलाता है, बैक्टीरिया जाए। या तो फिर आग, इसीलिए दूध को या तो गर्म करते हैं या फ्रिज में रखते हैं, या खूब नमक मिला देते हैं या खूब चीनी मिला देते हैं, तो खराब नहीं होता। ये तो हो गया फूड, सबसे पहला चैप्टर। अब है तरुण भारत संघ। यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। तो पहला सवाल कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है? जो संगठन सरकार नहीं बनाई हो उसको बोलते हैं गैर सरकारी। जैसे जो कानून संविधान में ना हो या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त ना हो उसको बोलते हैं गैर कानून। तो इंसान के द्वारा बनाया गया कुछ ऐसा विचारधारा जो समाज के कुछ चुनिंदा लोगों पे काम करता हो, जिसमें हो गया गैर कानून। वैसे हो गया ये गैर सरकारी संगठन। जब कोई सरकारी संगठन सरकार के द्वारा ना बनाई गई हो, गैर सरकारी कहलाती है, गैर सरकारी संगठन। अब ये गैर सरकारी संगठन क्या करती है? जल संरक्षण पे काम करती है। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? जल संरक्षण। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? जल संरक्षण से। और ये तरुण भारत संघ क्या करता है? लोगों को जागरूक करता है और बताता है कि पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये बचा रहे। तो तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि तरुण भारत संघ 25 सालों में अब यहाँ पे 10,000 की जगह 50,000 दे देता है। तो जोहर तालाब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तालाब जो जमीन में पानी को भी बढ़ाए, मछली उत्पादन भी करे, लोग कपड़ा भी धो सके, जानवर पानी भी पी सके, ऐसे तालाब को ये लोग बनाते हैं। और तालाब क्या करता है? जमीन में वाटर को के लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए देखना आपके घर के बगल में अगर पोखर है ना, तो आपके घर का पानी बेंगवा की तरह लगेगा, क्योंकि सरब सरब के धीरे धीरे जाता रहता है। अगर आपके चापाकल के आसपास में ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा पानी चापाकल के आसपास होता है, तो धीरे धीरे सरब के जाएगा। तुम जो निकाले वेस्टेज जो धीरे धीरे नीचे चला गया। इसलिए पानी पियोगे, दूसरा आदमी पियो ना, कितना गंदा पानी है, कैसे पीता है। इसीलिए आसपास पक्की कर देते हैं ताकि पानी का जमाव ना हो। लेकिन जहाँ शिक्षा की कमी है वो लोग घिंचे जा रहा है। कभी ऐसा फील किया? यही होता है कि पानी जो जमीन के ऊपर है, रात में बारिश पड़ा, दिन में पानी क्या हो गया? चापाकल हल्का, तो यही पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। और जोहर तालाब, ये तरुण भारत संघ पानी के ग्राउंड वाटर में पानी को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाए।
अब दिया रहेगा, हाँ, ये जोहड़ तालाब बनाए गए हैं सीढ़ी नुमा आकृति, जैसे छठ पूजा सब में जोहड़ तालाब है ना, तो सारे संसाधनों के लिए यूज किया जाएगा ना। अब जैसे आप तालाब बनाए, उसमें उतरने की जगह ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा। हम लोग सामान्य रूप से जो पोखर बनाते हैं उसमें कुछ ऐसे नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं अत्याधुनिक तालाब, इसीलिए इसको बोलते हैं जोहड़ तालाब। सीढ़ी नुमा आकृति तो होगी ही जोहड़ तालाब में ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनेगा कि एक शिक्षिका बच्चों को जल संरक्षण के बारे में पढ़ा रही है। जल संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा करना शिक्षिका के लिए उचित हो सकता है। अब उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा तरुण भारत संघ। क्या शिक्षिका तरुण भारत संघ के बारे में बात करेगी तो जल संरक्षण पे बात होगा कि नहीं होगा, तो ये फिर वहां पे क्वेश्चन फंसा देता है। आप कहोगे ये देखो तरुण भारत संघ है क्या, तो तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन है जिसको आम लोगों ने बनाया अपने खर्चे से, ताकि पानी की समस्या से निपटा जा सके। और ये आज सरकार के बिना सपोर्ट के 10,000 तालाब बना चुका है 25 सालों में। इसीलिए तरुण भारत संघ एक अच्छा टॉपिक हो सकता है बच्चों को जल संरक्षण के बारे में पढ़ाने के लिए, कि बिना सरकार के मदद के भी कोई गैर सरकारी संगठन अपना खर्चा करके इतने बड़े पैमाने पर तालाब बनवा चुका है। तरंगे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, कौन, PSL। सबसे तेज तरंगे कौन, L तरंगे। कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप मापी 3, कौन कौन, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। सबसे भारी सुनामी कब आया, 2004। कहाँ आया, सुमात्रा। और भूज गुजरात में क्या था, भूकंप। जमीन पे आता है तो भूकंप, पानी में आता है तो सुनामी। जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हुई उसको क्या बोलते हैं, केंद्र, और जहां ऊपर पता चलता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। मृत सागर मृत क्यों है, क्योंकि नमक ज्यादा है। पानी का घनत्व ज्यादा होगा, नमक ज्यादा होगा। तो अब क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि मृत सागर में, या कहेगा खारे पानी में अंडा तैरता है, उचित कारण है। अब दिया रहेगा पानी का घनत्व अधिक है, अंडे का घनत्व अधिक है, पानी अंडे का घनत्व बराबर है, इस तरीके का अल्टर सवाल। तो पानी का घनत्व अधिक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं ज्वालामुखी। क्या देखो, बम विस्फोट मानव में निर्मित हो गया ना। अब बम फोड़ दिए तो भूकंप नहीं आएगा, भारी बम फोड़ दिए, एटम बम फोड़ दिए, भूकंप आएगा कि नहीं। 100 मंजिला इमारत धड़ाक से गिर गया, भूकंप का मतलब पूरी धरती पे तबाही भूकंप नहीं है। मानव का धरती पर अगर मानव को हानि हुई तो यही भूकंप है। आपदा प्रबंधन में हम आग लगना, भूकंप आना, सुनामी आना जैसे प्रबंधनों के बारे में पढ़ते हैं कि इसका उपयोग या निपटान कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे कभी कभार बेसिक से सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि भूकंप रोधी घर भूकंप में प्रभावी हो सकता है, 3-4 ऑप्शन उसमें भी दे देगा। ढलान घर बनाना चाहिए, ऊंचाई पे घर बनाना चाहिए, ऐसा घर बनाना चाहिए। इसीलिए जो है ना सीटेट के जो सवाल आते हैं वो ये नहीं कहता है कि हम बार बार आएंगे, वो आपको बस मैच्योरिटी देखता है आपका। अगर आप मैच्योर हो, समझदार हो, तो सीटेट बड़ा एग्जाम नहीं हर बार निकालोगे। और अगर सीटेट में हवा निकल रही है, बीपीएससी का कैसे हवा निकालोगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, उतना लोड नहीं लो माइंड पे। अब देखो ज्वालामुखी, जब शरीर गर्म होता है तो गैस छोड़ता है, जमीन गर्म होता है तो ज्वालामुखी छोड़ता है। अगर धरती से ज्वालामुखी ना फटे तो धरती फट जाएगी। तो धरती की गर्माहट कैसे निकलती है, ज्वालामुखी से। धरती का अंदरूनी भाग पिघल पिघल के बाहर निकल जाता है। अब कोई कहेगा सर पानी में भी निकल सकता है, पानी में भी निकल सकता है। किसी को पल पे भी गुरा हो सकता है, तो पल पे हो गया, तो कहीं भी हो सकता है। तो शरीर क्या होता है, ये शरीर आपका है। वैसे धरती तो धरती की है ना, वो धरती के किसी भाग में भी तबाही ला सकती है। चाहे तो बादल फाड़ सकती है, चाहे तो हवा का रुख बदल सकती है, या जमीन या पानी में भी ला सकती है, सुनामी या भूकंप। या ज्वालामुखी पानी में भी हो सकता है और स्थलीय भाग में भी हो सकता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर आंतरिक भाग से निकला हुआ पिघला हुआ मैग्मा है। जब धरती के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है पिघला हुआ, जब बाहर निकल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लावा। बस यही पे यही कि धरती के अंदर पिघले हुए भाग को क्या बोलते हैं, मैग्मा, और ये बाहर निकल जाता है तो कहलाता है लावा। जैसे सोनार जब सोने को पिघलाता है तो वो पानी जैसा हो जाता है, और जब उसको किसी बर्तन में कारीगरी का रूप देता है तो वो उसी जैसा हो जाता है। इसीलिए हमारी धरती के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ जब बाहर आता है तो ये एकास्म चट्टान का निर्माण करता है। और ये एकास्म चट्टान अशोक के एकास्म में जो बनाई गई है पिलर, एक समान एक ही पत्थर का पिलर, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया मंदिर, ये सब किसके उदाहरण है, यहीं से तो निकले। और ये एकास्म पत्थर कहलाते हैं। ये जो प्राथमिक चट्टान के उदाहरण आपको पढ़ाए थे कि जमीन से निकले हुए मैग्मा को जब ये लावा बन जाता है तो उस चट्टान को हम कहते हैं अग्नि चट्टान या प्राथमिक चट्टान। याद नहीं किए, टेस्ट में धीरे धीरे आप बैलेंस कर जाओगे। हम अब देखो ज्वालामुखी का कारण क्या है। ज्वालामुखी का कारण है जब भी धरती ज़्यादा गर्माती है ज्वालामुखी निकालती है। तो अगर ज्वालामुखी निकले तो ये अच्छी बात है,
धरती की गर्मी को ये कम कर रहा है। धरती पर दबाव है, धरती के आंतरिक संरचनाओं को ये क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। ये जब अगर कोई छिद्र मिल जाए या फट जाए तो ये मैग्मा के रूप में बाहर आ जाती है। देखो, ज्वालामुखी से प्रभाव बचाव, ये सारी चीजें दी गई है, उतना नहीं पढ़ना है। अब यहां से आपका सवाल बना हुआ है, देखना। ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, और जो फटते रहते हैं उसको बोलते हैं सक्रिय। जो एक्टिव ज्वालामुखी है उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। और यहां से सवाल बना है कि जैसे एटना कहाँ है, इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है, इटली। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। और बैरन कहाँ है, भारत में। और ये कोटोपैक्सी आया हुआ है, और किलिमंजारो आया हुआ है तंजानिया में। आप जब बनाए होगे 2023 का सेट आप जाके देखना, उसमें भूकंप पे सवाल आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन कि सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, जो फटा नहीं है लेकिन फट सकता है। सबसे खतरनाक यही होता है, फटा नहीं है, जान हथेली पे रख के रहो, जो दिन फट गया वो दिन देखा जाएगा। तो यानी जो फटा हुआ है सक्रिय ज्वालामुखी, और जो कभी भी फट सकता है यानी वो हो गया सुसुप्त, और जो अब फट ही नहीं सकता वो हो गया ये। तो यहां से क्वेश्चन आया था कि किलिमंजारो कैसा है, मृत। इतना ही नाम याद रखना है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं कि किलिमंजारो कहाँ, तंजानिया। नारकोंडम कहाँ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम जो है वो मरा हुआ है ज्वालामुखी, अब इसमें कभी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन बैरन यहाँ पे है कि बैरन में आज भी ज्वालामुखी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं टूर पे भी बैरन। अब रिकॉल कराते हैं आपको, मृत सागर मृत है, ज्यादा खारा है। ज्वालामुखी जमीन से निकला हुआ मैग्मा, जमीन की गर्मी जब बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रसुप्त, दूसरा सुसुप्त, तीसरा मृत। भारत में एक है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो फट रहा है, जिससे आग निकल रही है, वो है बैरन। कहाँ है, भारत में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है, इटली में। एटना कहाँ है, इटली। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर। अंडमान निकोबार में, वो तो स्टेट में है, हम तो एक चक्कर नहीं लगाए हैं। तो क्या है कि स्टेट में है, अब कहाँ है हमको नहीं पता। दूसरा है कि सुसुप्त ज्वालामुखी जो फट सकता है, फटेगा तब देखा जाएगा। यहाँ पे है मृत, यहाँ पर से ये क्वेश्चन बना हुआ है, किलिमंजारो और नारकोंडम दोनों। नारकोंडम भारत में है, जो कभी नहीं फट सकता, और ये खत्म हो गया है। अब देखो, अग्नि वलय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहां खूब मात्रा में ज्वालामुखी फटा हुआ हो। हर एक कदम पे, हर 10-10 कदम पे, 20 कदम पे, 100 कदम पे इतना ज्वालामुखी फट गया हो कि उसको देख के लगता हो जैसे रिंग ऑफ फायर, कि आग की लहरें निकल रही हो। तो ये है प्रशांत महासागर में। एक ऐसा महादेश जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया। अनेक ज्वालामुखी जहां पाया जाता है उसको बोला जाता है अग्नि वलय क्षेत्र, और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में, इसीलिए प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहा जाता है। भारत में 2 है, 2 पढ़ा है नहीं, ये देखो, एक है बैरन भारत जो जल रहा है, यानी है क्या, सक्रिय ज्वालामुखी। कहेगा भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है, कौन हो जाएगा, बैरन। और एक दूसरा है जो खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने जाता है, अंदर चला जाता है सुराख में, ज्वालामुखी खत्म हो गया, तो ये है नारकोंडम। अब हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडल, जो देखेंगे आगे। एक बार रिकॉल कराते हैं, भागना नहीं है, भागोगे याद है ना भाई। ये सारे सवाल क्या हो जाते हैं, ईवीएस को जान डालता है। हल्का सवाल हर कोई बना लेता है, लेकिन अब जिस तरीके से पैटर्न होता जा रहा है सीटेट का, यहाँ हल्का सवाल अब बाघ भैंसा घोड़ा, देखो कितना छोटा पीडीएफ दिया आपको। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो कंटेंट एरिया बहुत टफ हो जाता है, 15 क्वेश्चन। इजी होता है पेडागोजी, इसलिए जितना छेक पा रहे हैं तो छेक लेते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मरकली पैमाना। जमीन पे आता है तो भूकंप, समुद्रों में आता है तो सुनामी। सबसे बड़ा सुनामी कब आया, 2004। सबसे बड़ा भूकंप 2001। ज्वालामुखी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक जो फूटा हुआ है, एक जो फूटेगा भविष्य में, एक अब फूट नहीं सकता, 3 हो गया। अब इसमें याद रखना है आपको कि कौन किस में आएगा। यहां से सवाल बने हैं एक ही। तरुण भारत संघ क्या था, जल संरक्षण के बारे में। यहां से पेडागोजी पे भी सवाल बन सकते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को पृथ्वी संरक्षण के बारे में पढ़ा रही, कुछ भी पढ़ा सकती है ईवीएस में पेडागोजी। पृथ्वी संरक्षण के बारे में पढ़ा रही है बच्चों को, पृथ्वी संरक्षण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही हो सकता है। ए, ज्वालामुखी अध्ययन, बी, महासागरों का अध्ययन, सी, जलवायु का अध्ययन,
सारा चला जाएगा। बच्चों को धरती के बारे में पढ़ा रहे हैं तो धरती पे तो सारी चीज़ें हैं ना। ऑन द स्पॉट आप कैसा सोचते हो ये आप पे डिपेंड करता है। क्या एक ही सवाल रहता तो उसके अलावा और ऑप्शन डाल देता। एक ही सवाल जैसे रहता कि भारत में कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अब एक सिंगल सवाल हो गया, वन लाइनर, आंसर चला जाता बैरन। तो अब सिंगल सवाल नहीं बनता है, सिंगल सवाल बहुत कम बनता है। क्वेश्चन को क्या करता है कि थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी योग्यताओं का जांच होता है। 1 to 5 के मास्टर बनोगे, कम से कम बच्चे को समझो कि टीचिंग का क्या है। इसीलिए बीएड सी डीएलएड के एग्जाम में देखते हो शिक्षा अधिगम आकलन पे ही सवाल रहते हैं, भर भर के सवाल लिखते लिखते थक जाओगे।